एक छोटे से गांव में अचानक एक के बाद एक लाशें मिलने लगी। हर हत्या पहले से भी ज्यादा खौफनाक। गांव वाले डर के मारे इसे बूगीमैन का काम कहने लगे, लेकिन असली सस्पेंस तब शुरू होता है जब पता चला कि कातिल कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के बीच का कोई शख्स है। पर क्या सच में सिर्फ एक ही बूगीमैन है? तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो है हाल ही में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई एक मलयालम मिस्ट्री मूवी। इस फिल्म का नाम है डिटेक्टिव उज्ज्वलन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। कहानी की शुरुआत होती है जब उज्ज्वलन के मम्मी पापा अशोकन नाम के आदमी के घर जाते हैं। वो लोग उसकी बेटी स्नेहलता के लिए रिश्ता लेकर आए थे। स्नेहलता को जब उज्ज्वलन की फोटो दिखाई जाती है वो हाँ कर देती है। ऐसा लगता है शायद वो पहले से ही उसे पसंद करती हो, लेकिन अशोकन को ये रिश्ता मंजूर नहीं है। वो नारायणन से कहता है, मेरी बेटी 3-4 बार बैंक का एग्जाम दे चुकी है लेकिन हर बार फेल हो गई। अब तो उसे सिर्फ मेकअप करना ही आता है। कम से कम लड़का तो कोई नौकरी वाला होना चाहिए। तुम्हारा बेटा तो कोई काम ही नहीं करता। इस पर नारायणन जवाब देता है, चिंता मत करो, मेरे पास जो जायदाद है वो अब मेरे बेटे की है, इसीलिए मेरे बेटे को काम करने की जरूरत नहीं। तुम्हारी बेटी हमारे घर पे रानी बन के रहेगी। अशोकन बोलता है, मुद्दा पैसा का नहीं है, गांव में इससे अच्छे लड़के भरे पड़े हैं। तुम्हारा बेटा तो रात को अब अपनी माँ के गोद में सो जाता है, वो मेरी बेटी का ध्यान क्या खाक रखेगा? उज्ज्वलन की माँ कहती है, शादी के बाद सारे लड़के सुधर जाते हैं, वैसे मेरा बेटा भी डिटेक्टिव है, गांव के सारे केसेस वही सुलझाता है। अशोकन हंसते हुए कहता है, डिटेक्टिव? मुर्गी बकरी ढूंढता है वो, और पुलिस स्टेशन की तो बात ही मत करो, सबके सब बेवकूफ है, खासकर वो एसआई सचिन, उसे तो बात तक करना नहीं आता। फिर सीन चेंज होता है और दिखता है कि सचिन और उसकी टीम एक इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे थे। सचिन अपने कांस्टेबल से कहता है, इस इंटरव्यू के बारे में उज्ज्वलन को मत बताना वरना सारा क्रेडिट वो ले जाएगा। दूसरी तरफ उज्ज्वलन एक घर में पहुंचता है जहां सोने की चेन गायब है। वो पूरे घर अच्छे से जांचता है और बताता है कि चेन कहीं बाहर नहीं गई, घर में ही है। वो एक बिल्ली की तरफ इशारा करता है, कहता है कि चेन इसी ने छुपाई है। फिर देखता है कि उसे बिल्ली के बाल और पैरों के निशान दिखे थे, जिसे फॉलो करके उसे चैन मिल जाता है। इसके बाद उज्ज्वलन लाइब्रेरी जाता है जो असल में उसका ऑफिस है। नाम है शर्लॉक लाइब्रेरी। रात के खाने पर उसकी माँ कहती है, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन उज्ज्वलन मना कर देता है, कहता है अभी उसे केस सुलझाने हैं। माँ मजाक में कहती है, इतने बड़े डिटेक्टिव हो तो जाओ बाहर जाकर लाइट बंद करके दिखाओ तो। असल में उज्ज्वलन को अंधेरे से बहुत डर लगता है। अगले दिन एक रिपोर्टर जोमुन और उसका कैमरामैन पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। एसआई सचिन इंटरव्यू में कहते हैं, हमारे गांव में क्राइम रेट 0 है, सब लोग यहाँ मिलजुल कर रहते हैं। अब कुछ ही दिन बाद गांव की 50वीं सालगिरह आने वाली थी। हर कोई खुश था, लेकिन एक रात अचानक सब कुछ बदल गया। अशोकन रात को कहीं जा रहा था, तभी एक अजीब सा आदमी जो चेहरे पर बोड़ी पहना हुआ था उसके सामने आ गया और बिना कुछ बोले अपने हथौड़ी निकालकर बार बार अशोकन के सिर पे मारने लगा, जिससे कि अशोकन की वहीं मौत हो गई। सुबह होते ही गांव में हड़कंप मच गया। पहली बार गांव में किसी की हत्या हुई थी। सारे लोग उस जगह जमा हो गए। एसआई सचिन और उसकी पुलिस टीम भी वहां पहुंची। उनके लिए भी ये पहला मर्डर केस था। सचिन तो कंफ्यूज हो गया, समझ ही नहीं आया कि अब वो करे क्या। उसने अपने कांस्टेबल से कहा, उज्ज्वलन को बुलाओ, वही कुछ कर सकता है। कुछ देर के बाद उज्ज्वलन आता है। बॉडी देखकर डर जाता है, लेकिन किसी को दिखाए बिना साइड में जाता है ताकि अपना डर छुपा सके। फिर सचिन से कहता है, मेरा तो सिर घूम रहा है। सचिन बोला, तुम ही संभाल सकते हो अब सब कुछ, मेरे लिए तो ये पहला केस है। इसके बाद उज्ज्वलन म्यूजिक सुनते हुए फिर से क्राइम सीन पे आता है और बारीकी से जांच करता है। थोड़ी दूर उसे एक जली हुई बीड़ी और एक पुराना चप्पल मिलता है। वो कहता है, ऐसी बीड़ी और चप्पल हमारे गांव में सिर्फ एक ही आदमी यूज करता है, उसका नाम है अंधिक कुर्डन। अगले सीन में हम अंधिक कुर्डन को देखते हैं जो कि नारियल फोड़ रहा था। तभी पुलिस आती है और उसे पकड़ लेती है। उस पर मर्डर का इल्जाम लगाया जाता है। कुर्डन गुस्से में कहता है, मैंने किसी को नहीं मारा और इस पागल की बातों में आकर मुझे क्यों पकड़ रहे हो? उज्ज्वलन उसे बीड़ी और चप्पल दिखाता है और बताता है कि पहले अंधिक कुर्डन ने बैंक लूटने की प्लानिंग की थी, लेकिन अशोकन ने उसका प्लान फेल कर दिया, इसीलिए गुस्से में उसने उसे मार डाला। हालांकि अंधिक कुर्डन थोड़ा सीधा दिखता है, लेकिन सबूत उसके खिलाफ थे, तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। उज्ज्वलन की सब तारीफ करने लगते हैं कि खूनी पकड़ा गया। कुछ दिन बाद उसका दोस्त कुरियन कोरिया से वापस आता है। उज्ज्वलन उसे अपने केसेस की कहानी सुनाने लगता है। फिर एक बूढ़ी औरत उज्ज्वलन को बुलाती है, कहती है कि उसकी बकरी गायब हो गई। उज्ज्वलन उसकी बकरी ढूंढने निकल पड़ता है। उसी दिन न्यूज में आता है कि अंधिक कुर्डन जेल से भाग गया। लोगों को अलर्ट कर दिया जाता है। रात को गांव में मेला चल रहा था। एक आदमी टॉयलेट करने जाता है, तभी वहां वो मास्क वाला उसे पकड़ के बुरी तरह मार डालता है।
थोड़ी देर के बाद पुलिस और उज्ज्वलन वहां पहुंचते हैं। उज्ज्वलन क्राइम सीन देखकर कहता है, ये हत्या कुर्डन ने नहीं की है। इस बार मर्डर बहुत प्लानिंग के साथ हुआ है। मुझे लग रहा है गांव में कोई सीरियल किलर घूम रहा है। एक ही समय पर गांव के कुछ लोग मर्डर केस पर चर्चा करते हुए कहते हैं, इस एसआई सचिन से कुछ नहीं होने वाला। हमें हायर ऑफिसर से रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि केस किसी और काबिल ऑफिसर को दिया जाए। और ये उज्ज्वलन, ये तो सिर्फ छोटे मोटे केसेस सॉल्व करता है, मर्डर केस इसकी बस की बात नहीं। अगले दिन सचिन को उसका सीनियर ऑफिसर बुलाता है, कहता है इस केस की जांच करने के लिए एक स्पेशल ऑफिसर आ रहे हैं, तुम उसे पूरा सपोर्ट करना। फिर अगले दिन गांव में शंभू नाम का एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आता है। गांव वाले उसका स्वागत करते हैं। उन्हें लगता है कि अब गांव में सब कुछ ठीक हो जाएगा। शंभू सबके सामने कहता है, जब मैंने सुना कि इस गांव में पहली बार मर्डर हुआ है तो मैं चौंक गया। इतना शांत और सुंदर गांव और वहाँ क्राइम। 1957 में अमेरिका में भी ऐसा ही केस हुआ था। जो भी अकेले बाहर जाता था, एक कातिल उसे बेरहमी से मार डालता था। लोग उसे कहते थे बूगी मैन। अब मैं इस गांव के बूगी मैन को पकड़ूंगा। वो आगे कहता है कि मैं पहले भी कई बार इस गांव में आया हूँ, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं रुका। अब किस्मत से मौका मिला है ये केस हैंडल करने का। फिर शंभू एसआई सचिन से कहता है, दोनों मर्डर रात में हुए हैं, इसलिए ऐलान कर दो शाम 6:30 बजे के बाद कोई बाहर ना निकले, सारी दुकानें बंद हों। दूसरी तरफ जब उज्ज्वलन को पता चलता है कि एक स्पेशल ऑफिसर आ गया है तो उसे बुरा लग जाता है। सोचता है कि इतने केसेस मैंने सॉल्व किए और अब लोग मुझे ही नजरअंदाज कर रहे हैं। जब उज्ज्वलन घर आता है तो उसे पता चलता है कि शंभू उसी के घर के बगल वाले हिस्से में किराएदार बन के रहने वाला है। वो उसी का घर होता है। चाबी देने के लिए उज्ज्वलन अकड़ते हुए शंभू के पास जाता है और बड़े ही रौब में बात करता है। घर दिखाते हुए खुद की तारीफ करता है, कहता है कि इस गांव में सारे केसेस मैं ही सॉल्व करता हूँ। शंभू मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा बाबा ठीक है, लेकिन क्या तुम अब बाहर जाओगे? मुझे फ्रेश होना है। अगले दिन शंभू और पुलिस गांव में पैम्पलेट्स बंटवाते हैं। शाम 6:30 बजे के बाद कोई बाहर ना निकले, दुकानें बंद कर दें। अगर किसी पर शक हो तो पुलिस स्टेशन में आकर बताएं। इसके बाद शंभू दोनों मर्डर स्पॉट पे जाकर अपने तरीके से जांच करता है। दूर से उज्ज्वलन ये सब कुछ देखते रहता है और अपने दोस्त ताजिन से कहता है, मर्डर तो 2 हफ्ते पहले हुआ, तो अब सबूत कैसे मिलेगा? इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान शंभू को पता चलता है पहले जो अशोकन का मर्डर हुआ था उसमें पुलिस ने बिना ठीक से प्रोसीजर फॉलो किए अंधिक कुर्डन को गिरफ्तार कर लिया और अब तो वो भी जेल से भाग गया। मतलब सब कुछ फेल रहा। धीरे धीरे शंभू गांव के छोटे मोटे केसेस भी खुद ही सुलझाने लगता है, जैसे कि किसी की बकरी ढूंढना, खोई हुई चीजें खोजना वगैरह। उज्ज्वलन के पास अब कोई केस नहीं आता, वो बस दूर से सब कुछ देखता रहता है। वहीं दूसरी तरफ किलर को भी अपना अगला शिकार नहीं मिल पा रहा, क्योंकि 6:30 बजे के बाद गांव में कोई भी घर से बाहर निकल नहीं रहा था। अगले दिन शंभू अपनी टीम से कहता है, जिस तरीके से हत्यारे ने अपने शिकार को मारा है उससे साफ है कि ये कोई साइकोपाथ है। इसी बात को सचिन जाकर उज्ज्वलन को भी बताता है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि उज्ज्वलन को पहले से ही ये बात समझ आ चुकी थी कि हत्यारा एक साइकोपाथ है। सचिन हैरान होकर कहता है, वाह उज्ज्वलन, तुम तो बहुत स्मार्ट हो, लगता है ये केस भी तुम ही सॉल्व कर लोगे। उसी वक्त शंभू उज्ज्वलन के पापा नारायणन के पास जाकर सवाल पूछने लगता है। पूछता है कि जब मर्डर हुआ था तब आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे? ये सुनकर उज्ज्वलन बीच में आकर शंभू को रोकता है और गुस्से में कहता है कि तुम मेरे पापा से ऐसे बात नहीं कर सकते, उन्होंने कुछ नहीं किया। शंभू उसे साइड में ले जाकर कहता है कि इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस पूछताछ कर रहा हूँ, और वैसे भी तुम्हारे ही घर के पास वो बकरी मिली थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम खुद ही केस बनाते हो और खुद ही हीरो बनकर उन्हें सॉल्व कर लेते हो? अब शंभू उज्ज्वलन पर ही शक करने लगा था। उसी रात गाँव में फिर से एक मर्डर हो जाता है। इस बार कातिल एक आदमी को मार के गाँव में सबसे बड़े पेड़ के पास लटका देता है। सुबह होते ही गाँव वाले डर में और हैरानी में वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। उज्ज्वलन भी मौके पर पहुंचता है और लाश देखकर दंग रह जाता है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट शंभू से कहते हैं, हत्या यहाँ नहीं हुई है, इसे कहीं और मारकर यहाँ लाकर लटकाया गया है और हत्यारे ने स्पोर्ट्स शूज पहने थे। इतनी ऊंचाई तक लाश लटकाना किसी फिट इंसान का काम ही हो सकता है। उज्ज्वलन चुपचाप ये सब कुछ सुन रहा था। दिमाग में चीजें जोड़ते हुए उसका शक शंभू पर होने लगता है, क्योंकि शंभू भी स्पोर्ट्स शू पहनता है, वो भी बहुत फिट है और पहले दिन खुद ही उसने कहा था कि वो गांव में पहले भी कई बार आ चुका है। उसी वक्त उज्ज्वलन सब गांव वालों को बुलाकर कहता है, इस गांव का बूगी
मैन कोई और नहीं बल्कि शंभू है। सारे क्लूज उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं, उसके शूज, उसकी बॉडी फिटनेस, उसके दस्ताने, सब कुछ। शंभू मुस्कुरा कर कहता है, इतनी आसानी से तुमने मुझ पर शक कर लिया। हो सकता है कि किलर ने दस्ताने की जगह कोई कपड़ा का इस्तेमाल किया हो। शंभू कहता है, अगर बात जूतों की करे तो ऐसा कोई सबूत नहीं बनता। कोई भी जाकर ऐसे जूते दुकान से खरीद सकता है और घर में छुपा कर रख सकता है। अगर फिटनेस की बात करें तो इस गांव में बहुत लोग फिट हैं, तुम्हारे खुद के पापा भी। और जहां लाश मिली थी वहां एक बेडशीट भी मिली है, और वैसा ही बेडशीट मैंने तुम्हारे आउट हाउस पर भी देखा था। तो क्या मैं मान लूं कि यह मर्डर तुम्हारे फादर ने किया है और तुम उनकी मदद कर रहे हो? अब शंभू उज्ज्वलन द्वारा दिखाए गए सारे सबूतों का एक एक कर एक्सप्लेनेशन देने लगता है और साथ ही हल्के से उसे वार्न भी कर देता है। कहता है कि ऐसे आरोप पब्लिक में मत लगाया करो, सोच समझ के बोलो। गांव वाले भी ये सब देखकर उज्ज्वलन को शक की नजरों से देखने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वो बिना वजह शंभू पर उंगली उठा रहा है। ये देखकर उज्ज्वलन ठान लेता है कि वो शंभू से पहले इस केस को सॉल्व करेगा, सबके सामने साबित करेगा कि इन हत्याओं के पीछे शंभू का ही हाथ है। इसके बाद कहानी थोड़ी फ्लैशबैक में जाती है। बचपन में उज्ज्वलन के बुआ का बेटा था दासन। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, साथ खेलते थे, खाते थे और ज्यादा वक्त एक दूसरे के घर में ही रहते थे। एक रात डिनर करते समय उज्ज्वलन के पापा नारायणन उज्ज्वलन और दासन को कोकचन की डरावनी कहानी सुनाते हैं। कहानी के मुताबिक अगर कोई बच्चा पढ़ाई नहीं करता, खाना नहीं खाता या मम्मी पापा की बात नहीं मानता तो कोकचन नाम का एक राक्षस उसे उठाकर अपनी गुफा में ले जाता है और फिर टुकड़े टुकड़े करके खा जाता है। ये सुनकर उज्ज्वलन दासन से कहता है, चलो हम कोकचन को ढूंढते हैं ताकि वो किसी और बच्चे को ना उठा पाए। इस तरह दोनों बच्चे रात में उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं, लेकिन अचानक दासन गायब हो जाता है। उज्ज्वलन वहीं बेहोश हो जाता है। गांव वाले उसे होश में लाकर घर वापस लाते हैं, लेकिन दासन का कोई पता नहीं चलता। उसी दिन से उज्ज्वलन को अंधेरे से डर लगने लगा और वो इस ट्रॉमा को अभी तक झेल रहा है। अब प्रेजेंट टाइम में उज्ज्वलन अपने उस खोए हुए दोस्त दासन को बहुत याद करता है। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज आती है, पुलिस की मौजूदगी के बावजूद गांव में फिर से मर्डर हुआ। क्या लोग अभी भी सुरक्षित हैं? दूसरी तरफ शंभू और उसकी टीम गांव के लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। शंभू खासकर नारायणन और उज्ज्वलन के बारे में ज्यादा सवाल पूछता है। ये देखकर गांव वाले अब नारायण पर शक करने लगते हैं। इसके बाद शंभू सचिन को बुलाकर कहता है, सचिन, गांव में तुरंत ऐलान कराओ, सब गांव वाले 6:30 बजे से पहले प्रेसिडेंट ऑफिस के पास इकट्ठा हों। मुझे सबसे जरूरी बात करनी है। करीब 1 घंटे के अंदर पूरे गाँव वाले प्रेसिडेंट ऑफिस के पास इकट्ठा होते हैं। शंभू गांव वालों को समझाते हुए कहता है, मुझे पूरा यकीन है ये कातिल इसी गांव का ही है, तभी तो उसे रास्ते और लोगों की रूटीन का इतना आइडिया है, तभी मौका मिलते ही इतनी बेरहमी से वार कर देता है। बस इतना बोलते ही सबकी निगाहें नारायण की तरफ घूम जाती है। मीटिंग खत्म होते ही लोग अपने घरों की तरफ निकलते हैं, लेकिन अब कोई भी नारायण से बात नहीं करता। सबका बर्ताव बदल गया होता है, जैसे सब उसे ही बूगी मैन मान चुके हों। नारायण दुखी होकर उज्ज्वलन से कहता है, अब गाँव वाले मुझसे कटने लगे हैं, अगर तू असली कातिल को पकड़ ले तभी मेरी इज्जत बच सकती है। उज्ज्वलन जवाब देता है कि मुझे तो शंभू पर शक है, बस कोई ठोस सबूत मिल जाए। तभी पानी से अंधिकुरडन बाहर आता है, वही जो जेल से भाग गया था। वो बताता है कि जिस दिन अशोकन की हत्या हुई उस रात मैंने खुद अपनी आंखों से उस कातिल को मारते हुए देखा। वो मास्क पहना हुआ था, मैं डर के मारे वहां से भाग गया था और मेरी चप्पल और बीड़ी वहीं छूट गई। उज्ज्वलन उसे शंभू के घर भेजता है सबूत इकट्ठा करने, लेकिन अंधिकुरडन जब वहां पहुंचता है तो उसे कुछ भी खास हाथ नहीं लगता। शंभू जब घर लौटता है तो उसे लगता है कि कोई अंदर घुसा था। उसे उज्ज्वलन पर शक होता है। अब दोनों तरफ जंग चालू है। शंभू उज्ज्वलन पर निगरानी रख रहा है और उज्ज्वलन शंभू को रंगे हाथ पकड़ने की फिराक में है। वो अपने दोस्त कुरियन के साथ रात में निकलता है। उसी समय अंधिकुरडन फिर शंभू के घर की ओर जाता है। उधर उज्ज्वलन अकेला होता है, तभी असली कातिल आ धमकता है। उज्ज्वलन डर के मारे भागता है, लेकिन फिसल के गिर पड़ता है। कातिल उसके करीब आता है, लेकिन ठीक उसी वक्त कुरियन वहां पहुंच जाता है और ये देखकर वो कातिल वहां से भाग जाता है। अब ये तो साफ हो गया था कि शंभू कातिल नहीं है। गांव वाले भी अपने शक पे शर्मिंदा होते हैं। इसके बाद उज्ज्वलन एक बार फिर से शुरू से सारी हत्याओं की पड़ताल करता है, टाइमिंग, जगह, पैटर्न, सब कुछ। उसे लगता है कातिल को ओसीडी है, सब कुछ एकदम परफेक्ट चाहिए। अगर उसके इसी परफेक्शन के घमंड पर हमने चोट दी तब शायद वो कोई गलती कर बैठे। उज्ज्वलन एक प्लान बनाता है और सचिन के जरिए शंभू तक पहुंचाता है कि रात में पुलिस वाले पेट्रोलिंग करेंगे। शंभू मान
बन जाता है, लेकिन उसी रात वो कातिल एक पुलिस वाले को ही मार डालता है। फॉरेंसिक वाला कहता है इस बार हत्या परफेक्ट नहीं है, शायद झगड़ा हुआ होगा। सचिन बहुत टूट जाता है क्योंकि मरा हुआ पुलिस वाला उसका खास था। वो उज्ज्वलन पर भड़क उठता है। शंभू को उसके सीनियर कॉल करके उसे 1 हफ्ते का अल्टीमेटम देते हैं, केस सॉल्व करो वरना हट जाओ। दूसरे दिन उज्ज्वलन शंभू से माफी मांगता है। शंभू कहता है कि तुम सही रास्ते पर थे, बस किस्मत ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। इस बीच गांव में एक और मर्डर होता है, लेकिन ये पहले जैसा परफेक्ट नहीं है। फॉरेंसिक वाला कहता है कि मुझे लगता है ये आखिरी हत्या है, शायद कातिल का इंटरेस्ट खत्म हो रहा है। अब असली कातिल को दिखाया जाता है मास्क पहने हुए। वो गांव में भटकता है अगला शिकार ढूंढते हुए। तभी एक और मास्क वाला आदमी उसके सामने आ जाता है। कातिल उसे मारने दौड़ता है, लेकिन दूसरा आदमी भाग निकलता है। थोड़ी दूरी पर रुककर वो अपना मास्क हटाता है और ये वही आदमी होता है जिसकी एक दिन पहले मौत हो गई थी। ये देखकर वो कातिल चौंक जाता है। दरअसल ये सब उज्ज्वलन का प्लान था। उसने शंभू, सचिन और गांव वालों के साथ मिलकर फेक मर्डर क्रिएट किया था ताकि कातिल को उकसाकर बाहर निकाला जा सके। प्लान के हिसाब से वो कातिल जाल में फंस जाता है। गांव वाले और पुलिस मिलकर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। जब उज्ज्वलन उस कातिल का मास्क हटाता है तो सब दंग रह जाते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि रिपोर्टर जोमुन होता है, वही जो न्यूज में सचिन का इंटरव्यू ले रहा था। पुलिस उसे थाने में ले जाकर पूछती है कि आखिर उसने ये सब हत्याएं क्यों की। जोमुन अपनी कहानी सुनाता है। उसके पैदा होते ही उसकी माँ गुजर गई थी। उसके पिता ने मान लिया कि बेटा ही उसकी बीवी की मौत की वजह है, इसलिए जोमुन को कभी उसने प्यार नहीं दिया। उसे एक कमरे में बंद रखता था, न बाहर भेजता न किसी से मिलने देता। सालों ऐसे ही बीते। फिर एक दिन एक टीचर जोमुन की जिंदगी में आया। उसने जोमुन को पढ़ना लिखाना शुरू किया और उसे वो सिखाया जो दुनिया से छिन गया था, प्यार, समझदारी, बोलना चलना। जोमुन उसे टीचर कम पापा ज्यादा मानने लगा। एक दिन टीचर ने उसे 2 हफ्तों के लिए कुछ किताबें पढ़ने को दी। उन्हीं किताबों में बूगी मैन का एक डरावनी किताब भी थी। जोमुन को वो किताब बहुत पसंद आई। 2 हफ्ते के बाद जब टीचर लौटा, जोमुन ने कहा मैंने किताब पढ़ ली है और मैंने एक काम भी कर लिया। फिर वो अपने फार्म में एक मरा हुआ सूअर दिखाता है, ठीक वैसे ही मरा हुआ जैसे बूगी मैन अपने शिकारों को मारता है। ये देखकर जोमुन के पापा जोमुन को बहुत पीटने लगते हैं और गुस्से में आकर जोमुन अपने पापा को भी मार डालता है। और फिर पता चलता है कि वो टीचर खुद भी एक साइकोपैथ था। उसी ने जोमुन को इनडायरेक्टली कातिल बनाया। लेकिन इसके बाद जोमुन ने गांव छोड़ा, कई जगह काम भी किया और आखिर में इसी गांव में रिपोर्टर बन के लौटा। उसकी जिंदगी ठीक चली रही थी, लेकिन एक दिन उसके बॉस ने उसे बहुत डांटा। उसी शाम जोमुन रास्ते में अशोकन से मिला, जो कि अपने बेटे को डांट रहा था। वो अपने बेटे से कहता है कि जब 2 लोग बात कर रहे हो तो चुप रहो। ये देखकर जोमुन को अपने पिता की याद आ गई और उसके अंदर का पागलपन फिर से जाग उठा। उसने पहले अशोकन को मारा और फिर दूसरों को। उज्ज्वलन को शक होता है कि जोमुन अकेला नहीं है। उसने बताया जोमुन राइट हैंडेड है, लेकिन जिसने मुझे मारा था वो लेफ्ट हैंडेड था। फिर गांव की दीवार पर एक मैसेज दिखता है, जोमुन को 10 बजे तक छोड़ दो, नहीं तो हत्याएं चालू रहेंगी। उज्ज्वलन प्लान बनाता है, एक घर को जानबूझकर खुला छोड़ देते हैं और उसमें एक बुजुर्ग और बच्चे भेजते हैं। प्लान के मुताबिक कातिल वहां पहुंच जाता है। तभी शंभू उसे रोक देता है और दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट होती है। आखिर में शंभू उसका मास्क उतारता है, लेकिन ये तो वही जोमुन है। लेकिन पता चलता है ये जोमुन का जुड़वा भाई है। असल में जोमुन ने सिर्फ अपनी आधी कहानी सुनाई थी। उनका टीचर दोनों भाइयों को ही एक जैसा बना चुका था। दोनों ही अंदर से साइको थे। आखिरकार शंभू और उज्ज्वलन की टीम मिलकर केस सुलझा लेती है। शंभू उज्ज्वलन से कहता है थैंक यू, तुम्हारी वजह से ये केस सॉल्व हुआ। गांव वाले भी अब उज्ज्वलन को इज्जत की नजर से देखने लगते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। तो असली खतरा हमेशा बाहर से नहीं अंदर से भी हो सकता है। कभी कभी जो लोग सबसे मासूम दिखते हैं उन्हीं के पीछे सबसे गहरा अंधकार छुपा होता है। बचपन के जख्म अगर समय पर भर न जाए तो वो इंसान को राक्षस बना देते हैं। शक करना आसान है, लेकिन बिना सबूत के किसी पर इल्जाम लगाना खतरनाक भी हो सकता है। सच्चाई को सामने लाने के लिए हिम्मत, होशियारी और सही वक्त की जरूरत होती है। जैसे उज्ज्वलन ने प्लान बनाकर कातिल को सामने लाया। आखिरकार चाहे कोई कितना ही चालाकी से मास्क पहन ले, सच एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। इसी के साथ वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।